हेलो एवरीवन। अभी अपन कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे जो गेट डेटा साइंस में आए हैं और ये मशीन लर्निंग के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं अपन। वो ये है कि इन ए नेव बेस एल्गोरिदम ऑफ बाइनरी क्लासिफिकेशन विद के बूलियन वैल्यूड फीचर्स हाउ मेनी पैरामीटर्स आर नीडेड। तो पहले अपन नेव बेस बेसिक्स देख लेते हैं कि क्या होती है नेव बेस। नेव बेस में अपन करते क्या है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा अपने को पता होता है और क्लास अपने को प्रेडिक्ट करनी है कि ये डेटा किस क्लास के करस्पॉन्डिंग है। ये वैल्यू सारी क्लास के लिए अपन देख लेते हैं, तो उसका अपन फिर क्या ले लेते हैं, मैक्सिमम, और क्लास बता देते हैं कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है। अच्छा, अपन इसको क्या और क्या लिखते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। सही बात है। तो ये जो चीज़ है ये अपन हर क्लास के लिए करेंगे और जिसके लिए वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो क्लास अपन असाइन कर देंगे। ठीक, तो पहले मैं एक पर्टिकुलर क्लास के लिए देखता हूँ, C1 के लिए। इस C1 क्लास के लिए क्या लिखूँगा, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन C1। अब पैरामीटर्स का मतलब कितनी अपने को प्रोबेबिलिटी इवेल्युएट करनी पड़ेंगी, कितनी अपने को प्रोबेबिलिटी पहले से पता होनी चाहिए ताकि अपन ये चीज़ बता पाएँ, वो पैरामीटर्स होता है इस केस में। तो देखो, इसको बोलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी, मतलब हर क्लास के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक पैरामीटर हो गया 1। अब इसमें कितने पैरामीटर लगेंगे वो अपन निकालते हैं। और ये जो सारी चीज़ अपन कर रहे हैं एक क्लास के लिए कर रहे हैं। देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ये डेटा क्या होगा, कुछ हर फीचर की वैल्यू होगी यहाँ पे। तो जैसे मैं बोल सकता हूँ कि D1 की कुछ वैल्यू होगी, D2 की कुछ वैल्यू होगी, ऐसे के फीचर है, अपने के फीचर की कुछ वैल्यू होगी। अच्छा, क्योंकि अपने को डेटा तो पता है ना यहाँ पे। ठीक, अब ये जो D1 है वो, अब मान लो कि ये V वैल्यूज़ ले सकता है। मान लेते हैं कि ये V तरह की वैल्यूज़ ले सकता है, V। ऐसे ही D2 भी V वैल्यूज़ ले सकता है, ये भी हर जो है वो V वैल्यूज़ ले सकता है। तो मैं ये अगर V वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है, अभी इसके ऊपर आएंगे अपन, वैल्यूज़ के ऊपर। अब देखो, ये एक तरह से अपने को किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिख रहा है। जैसे अपन देखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, y, इस तरह से दिख रहा है विद ए गिवन क्लास। और जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ये फीचर्स एक दूसरे पे से इंडिपेंडेंट हैं, तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 गिवन C1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 गिवन C2। ये के तक आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब इसको इवेल्युएट कर लूँ और करने के लिए मेरे को इन प्रोबेबिलिटीज़ को इवेल्युएट करके मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो D1 है वो अपने को पता है कि V वैल्यूज़ ले सकता है, ये D2 भी V वैल्यूज़ ले सकता है। ठीक है, तो अपने को हर पॉसिबल वैल्यू पता होनी चाहिए। ये D1 के V में से कोई सी वैल्यू लेने के लिए क्लास की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कभी भी डेटा आएगा तो अपन वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने को कितने पैरामीटर चाहिए, इसके लिए V पैरामीटर चाहिए। ऐसे ही यहाँ भी V पैरामीटर चाहिए। कितनी बार चाहिए V पैरामीटर, K बार, तो K इंटू V पैरामीटर चाहिए। तो फॉर एक क्लास के लिए अपने को कितने पैरामीटर चाहिए, 1 प्लस K इंटू V। V क्या है, एक फीचर कितनी वैल्यूज़ ले सकता है। K क्या है, नंबर ऑफ फीचर्स। और मान लो अपने पास C क्लासेज हैं, ये एक क्लास के लिए पैरामीटर हैं, तो C क्लास के लिए कितने पैरामीटर हो जाएंगे, C इंटू 1 प्लस KV। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि बाइनरी क्लासिफिकेशन है। बाइनरी मतलब अपने पास दो क्लास हैं, ठीक है, विद के बूलियन वैल्यूड फीचर्स। नंबर ऑफ फीचर्स अपने पास क्या है, के हैं नंबर ऑफ फीचर्स जो क्वेश्चंस में गिवन है। और बूलियन वैल्यूड मतलब वो बूलियन वैल्यू ले सकते हैं, मतलब दो तरह की वैल्यू 0 1 ले सकते हैं। तो V की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ रखूँगा तो क्या आंसर आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू के। इसका मतलब ये अपना आंसर होगा। तो एक ऑप्शन था जो लीनियर था, इसके अंदर के रिस्पेक्ट में लीनियर था, वो अपन इसमें टिक करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा।
अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि अपने को दो क्लास का डेटा दे रखा है, सर्कल और स्क्वायर क्लास है, और अपने को बताना है कि ये जो डेटा है वो लीनियरली सेपरेबल है या नहीं है। देखो, लीनियरली सेपरेबल होने का सीधा सा मतलब है कि अपन एक लाइन से दोनों क्लास को सेपरेट करते हैं। जैसे ये वाला डेटा है, इसमें ये वाला पॉइंट जो है वो किससे बिलोंग करता है, सर्कल क्लास से। ये 4 पॉइंट स्क्वायर से। अपन एक लाइन से इसको अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे ये वाला है, इसमें देखो अगर मैं यहाँ लाइन खींच दूँ तो एक जो स्क्वायर क्लास है उसका डेटा इस तरफ आ गया, सर्कल क्लास का डेटा इस तरफ आ गया, तो दोनों सेपरेट हो गए। एक लाइन से सेपरेट, सिंगल लाइन से अगर अपन सेपरेट कर दें, दो से तो मैं कर सकता हूँ ऐसे करके, दो खींच, दो से नहीं करना, एक लाइन से अगर सेपरेट कर दिया तो वो है डेटा लीनियरली सेपरेबल। तो इसमें ये आंसर हो जाएंगे सी और डी, क्योंकि इसको भी नहीं कर सकते एक लाइन से सेपरेट। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। एक ही क्वेश्चन आया था, ये तो वैसे तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, पर ये जो फंक्शन होता है ना, इसको सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन भी बोलते हैं अपन, न्यूरल नेटवर्क में जहाँ अपन यूज़ करते हैं। तो इसके लिए अपने को डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालनी थी। तो वैसे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, पर मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो पहले 1/x की तरह होता है, तो वो तो ऐसे होगा। फिर e⁻⁻x का होगा, तो वो होगा ये, तो ये एक तरह से ऐसे आ जाता है 1 + e⁻⁻x का होल स्क्वायर। और e⁻⁻x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जब ये ऊपर जाएगा तो सिर्फ e⁻⁻x रहेगा यहाँ पे ये, तो ये नीचे स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ऊपर बचेगा e⁻⁻x। तो ये क्या है f(x) और ये क्या है 1 - f(x). तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.4 × 0.6, तो इसका आंसर था 0.24। ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था, इसमें देखो मैच करना था, और इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक जनरेटिव फंक्शन और एक दे रखा है अपने को डिस्क्रिमिनेटिव फंक्शन। तो पहले अपन ये देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेटिव टेक्निक्स जो होती हैं, या जनरेटिव मॉडल कह सकता हूँ, या डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल, ये क्या होता है। तो पहले अपन डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल की बात करते हैं। ये जो मॉडल हैं ये डिज़ाइन करे जाते हैं हमेशा क्लासेस के बीच में डिसीजन बाउंड्री फाइंड करने के लिए डायरेक्ट। और ये मॉडल क्या करते हैं, लर्न करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अपना क्या मकसद होता है कि गिवन द डेटा ये x हो गया, अपने को आउटपुट प्रेडिक्ट करना है, तो ये इसके ऊपर काम करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल के अंदर एग्जांपल होते हैं, जैसे अपने हो गए सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया। जो जनरेटिव मॉडल होते हैं वो क्या करते हैं, वो मॉडल करते हैं एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कैसे, यहाँ पे x तो फीचर हो गया, y अपना लेबल हो गया। तो जैसे इसमें देखो कि यहाँ पे ये जॉइंट जो अपन ने नेव बेस देखा था ना, उसमें देखते हैं ये क्या है, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है जो अपन ऑब्टेन करते हैं। तो डायरेक्टली ये प्रोबेबिलिटी नहीं निकालता, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी इवेल्युएट करता है, और जॉइंट प्रोबेबिलिटी के बेस पे अपने को प्रेडिक्ट करता है ना। तो नेव बेस जो होता है वो एक जनरेटिव मॉडल होता है। ठीक है, तो इसमें पीसीए हमेशा कब यूज़ लेते हैं, ये एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है जिसमें अपन डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड चीज़ है जो अपने को ध्यान रखनी चाहिए, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, नेव बेस्ड जनरेटिव टेक्निक, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिस्क्रिमिनेटिव। तो इसमें आंसर आ जाएगा पी में बी, क्यू में ए, और आर में सी। चलो इसमें देखते हैं। अच्छा, मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, और दूसरा पूछा है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन है, मीन 0 और वेरिएंस 1। तो देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है, वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसमें क्या होता है, e⁻⁻ लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब एक्सपेक्टेड या मीन कैसे निकालेंगे, इसका मीन कैसे निकालते हैं अपन,
डिस्क्रीट के लिए ऐसे निकालते हैं, समेशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू वैल्यूज़ जो लेगा, और ऐसे वेरिएंस अपन निकाल सकते हैं, है ना। तो जब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये मीन और वेरिएंस जो हैं वो इसके सेम आते हैं, और दोनों की वैल्यू होती है लेमड़ा, मीन भी लेमड़ा और वेरिएंस भी लेमड़ा, तो ये सही है। मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 0, क्योंकि जब मीन अपन निकालते हैं ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब अपन बनाते हैं, तो एक्चुअल में अपन क्या करते हैं, कुछ शिफ्ट करते हैं और एक स्केल करते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और ये मीन होता है। तो इसका जो मीन आता है इसका, क्योंकि मीन के रिस्पेक्ट में अपन इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका मीन हमेशा 0 आता है और वेरिएंस इसका 1 आता है। ये भी वैसे स्टैंडर्ड चीज़ है, याद रहनी चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपने को 6 डेटा पॉइंट थे, वो दिए हुए थे, और अपने को बताने हार्ड मार्जिन, अपने को बताने सपोर्ट वेक्टर्स। अच्छा, तो इसमें क्या दे रखा है, ये कुछ डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके कुछ लेबल दे रखे हैं, लेबल मतलब आउटपुट। ए हार्ड मार्जिन सपोर्ट वेक्टर मशीन इज ट्रेंड ऑन अबोव डेटा विच आर पॉसिबल सेट ऑफ सपोर्ट वेक्टर। ठीक है, तो पहले इनको प्लॉट कर लेते हैं, फिर देखते हैं अपन क्या होते हैं सपोर्ट वेक्टर। देखो, पहला पॉइंट है 1 0, दूसरा है 0 1, तीसरा है 0 -1, यहाँ आएगा, चौथा है -1 0, ठीक है, पांचवा पॉइंट है 2,2, तो वो कुछ यहाँ आएगा, यह -2,2। देखो, सपोर्ट हार्ड मार्जिन हमेशा निकलता है लीनियरली सेपरेबल डेटा के लिए। हार्ड मार्जिन की प्रॉब्लम ही लीनियरली सेपरेबल डेटा के लिए है। तो और ये जो इसमें बता रखा है, पहले इसकी लेबल देख लेते हैं। y1 y2 y5 क्या है, 1 0 0 1 और 2 5 2 2। तो ये मतलब मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव क्लास बोल सकता हूँ, 1 आता हूँ, और बाकी जो बच गए उनका -1 है, तो इसको नेगेटिव बोल सकता हूँ। देखो, ये लीनियरली सेपरेबल डेटा है, क्योंकि यहाँ पे मैं लाइन खींच दूंगा ना, ये सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लाइन खींच दूंगा तो ये सेपरेट हो जाएगा डेटा। अच्छा, ये लाइन अपन कैसे खींचते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर, इसमें अपन इसको इस तरह से खींचते हैं कि इसकी जो क्लोजेस्ट पॉइंट है ना दोनों क्लास के, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज रहे। इस प्लेन के और इनके क्लोजेस्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को अपन मैक्सिमाइज करते हैं, और उस प्लेन को बोलते हैं अपन मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन। तो ये अपन ने एक प्लेन लिया जिसके अंदर क्या था, ये जो सब पॉइंट हैं, ये पॉइंट देखो, इससे डिस्टेंस निकालूंगा, ये पॉइंट सेम डिस्टेंस में है दोनों, ये क्लोजेस्ट पॉइंट है और इधर ये क्लोजेस्ट पॉइंट है, और इन्हीं क्लोजेस्ट पॉइंट को अपन बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स, इन्हीं पॉइंट्स को। जो हाइपर प्लेन होता है, जो अपन मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन बनाते हैं, उसके जो क्लोजेस्ट पॉइंट होते हैं दोनों क्लासेस के, उन्हीं को बोलते हैं अपन सपोर्ट वेक्टर, सिंपल। तो ये 4 हो जाएंगे। 1 0 0 1 कौन सा होगा, 1 0 0 1 मतलब x1 x2, और -1 0 तो x4 हो गया, और 0 -1 x3 हो गया, तो x1 x2 x3 x4। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2 न्यूरल नेटवर्क अपने को दे रखे थे, वहाँ पे रेलू एक्टिवेशन फंक्शन था, मतलब हर न्यूरॉन पे अपने का एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ लेते हैं, वहाँ पे रेलू था जो अपने को यूज़ करना था, और बायस था 0, बायस अपने को हर जगह 0 लेना है। ये जो इनपुट है वो दे रखा था पॉजिटिव, तो अपने को बताना था कि PQR जो दूसरा न्यूरल नेटवर्क होगा उनकी क्या वैल्यू होंगी अगर ये दोनों न्यूरल नेटवर्क सेम है। तो पहले तो मैं एक बार ऐसे समझाता हूँ कि पहले इनपुट कैसे जाता है न्यूरल नेटवर्क में। जैसे कोई एक न्यूरॉन है, उसकी पर्टिकुलर बात करूँ, उसको 3 जगह से इनपुट आ रहा है, तो कैसे आता है, x1, ये मान लो x1 इनपुट है, ये x2 है और x3 है। ठीक है, यहाँ कुछ वेट एसोसिएटेड है, तो W1 W2 W3, और एक पर्टिकुलर न्यूरॉन का एक बायस होता है, तो B।
तो इसको जो इनपुट जाएगा ना वो जाएगा W1 x1, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस W2 x2, इसको इससे करूँगा और इसको इससे करूँगा, और फिर इसमें ऐड करते हैं अपन बायस। ठीक है, ये इनपुट जाता है। अब यहाँ अपने को साफ साफ बोला है कि हर जगह बायस तो अपने को 0 लेना ही है, तो ठीक है 0 ले लिया अपन ने। अब एक बार इसने बोला है कि x1 x2 x3 है ना वो है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो मैं एक बार अज्यूम कर लेता हूँ कि अब मैं ले लिया मैंने 1 1 और 1। ठीक है, अब इस न्यूरॉन को क्या इनपुट जाएगा। अच्छा पहले एक बार अपन रेलू एक्टिवेशन फंक्शन की बात कर लेते हैं। रेलू एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे ऐसे, मतलब अगर उसको पॉजिटिव वैल्यू जाएगी ना तो उसको सेम की सेम वैल्यू दे देगा, y इक्वल टू एक्स लाइन होती है, सेम की सेम वैल्यू आउटपुट में दे देगा। अगर नेगेटिव जाएगी तो उसको 0 बना देगा। अब देखो इस केस के अंदर अपन स्टार्ट ही पॉजिटिव वैल्यू से कर रहे हैं और ये जुड़ जुड़ा के हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, तो हमेशा अपने को आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा, तो कुछ नेगेटिव का तो कुछ इसमें है नहीं, तो हमेशा अपने को आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस न्यूरॉन की बात करते हैं, तो 1 1 है ना, तो 1 × 1 है ना, W1 x1, ये W1 है, हर जगह वेट यहाँ पे 1 है, तो 1। तो इसके अंदर क्या देखना है कि ये जो मेरे को पता लगा है एग्जाम्पल, उसमें क्या था कि इस लेयर के अंदर इस न्यूरॉन के पास 2 जगह से आ रहा है इनपुट, इसके पास 2 जगह से आ रहा है, ये रहा और ये रहा, और इसके पास 3 जगह से आ रहा है, ये और ये। ठीक, अच्छा तो इसके लिए बात करते हैं अपन, तो इसमें क्या होगा, ये 1 आ रहा है और ये 1, तो 1 × 1 प्लस 1 × 1, तो इसका आउटपुट हो गया कितना 2, इनपुट हो गया 2, और रेलू में जाएगा तो आउटपुट भी 2 ही आ जाएगा। सेम ऐसे इसके ऊपर 2 जा रहे हैं, 1 और ये 1, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 × 1 1 प्लस 1, तो ये जाएगा 2। बायस अपने को जोड़ना नहीं है तो सीधा वही वैल्यू लेंगे। यहाँ पे 3 जगह से आ रहा है, तो 1 × 1 1 × 1 1 × 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, आउटपुट क्योंकि सेम ही रहेगा इनपुट के, क्योंकि अपन रेलू यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हर जो न्यूरॉन है नेक्स्ट लेयर के अंदर वो हर तीनों से कनेक्टेड है, ये भी हाँ, जो 2 न्यूरॉन है वो तीनों से कनेक्टेड है। तो बस सिंपल यहाँ पे वो लगाना है, यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो आई, जो यहाँ का आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा, यहाँ का आउटपुट इसके लिए इनपुट। तो देखो ये वेट हो गया और ये इनपुट हो गया, तो 2 × 2 4, फिर यहाँ पे हर जगह वेट 2 है ना, 2 × 2 4 और 3 × 2 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + 4 + 6। ठीक है, तो ये हो गया 14, और यहाँ पे रेलू यूज हुआ है तो आउटपुट भी 14 ही आ जाएगा। यहाँ पे सेम 4 4 4 8 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। अच्छा ठीक है, अब इसको देखो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अब यहाँ पे करूँगा, तो अब ये 2 न्यूरॉन से फाइनल ये न्यूरॉन आ गया, तो यहाँ पे ये इनपुट हो जाएगा 14, तो 14 × 3 42 प्लस 14 × 3 42, तो आउटपुट कितना हो जाएगा 84। और यहाँ पे भी रेलू यूज़ किया है तो अपने का यही इनपुट ही आउटपुट हो गया, तो 84 आ गया। अगर मैंने 1 1 1 लिया तो, अगर मैं सिंपल यहाँ भी 1 1 1 लेता हूँ तो मेरा आउटपुट यहाँ भी दोनों न्यूरल नेटवर्क के सेम होने के लिए अगर यहाँ भी 1 1 लूँ सारे इनपुट, तो यहाँ भी मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए 84 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इनपुट क्या हो जाएगा 1 × p प्लस 1 × q प्लस 1 × r, तो हो जाएगा p + q + r, और यही आउटपुट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 84। ठीक है, तो जो ऑप्शन थे उसके अंदर एक ऑप्शन ऐसा था जिसके अंदर ये 84 आ रहा था, तो वैसे भी देख के बता सकते हो कि ये आंसर होगा, क्योंकि 36 48 84। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। तो इसमें अपन ने कुछ नहीं किया, 2 न्यूरल नेटवर्क सेम है तो अपन ने क्या करा कि इनके आउटपुट सेम आने चाहिए फॉर ए सेम इनपुट, बस वो किया। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये था कि एक ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन दे रखा था जिसको मैक्सिमाइज़ करना होता है। देखो ये जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है ना, ये लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में अपन यूज़ करते हैं। ये क्या है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, एक ये इसको कह सकता हूँ मैं सुपरवाइज्ड डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक है। तो इसके अंदर अपन बेसिकली क्या करते हैं कि इसमें 2 मैट्रिक्स होती है, मैं ऊपर से बता देता हूँ, बाकी ये जो इवेल्यूएट होता है एक पूरा प्रॉपर डेरिवेशन है, उससे इसका आंसर आता है, तो अपन डेरिवेशन नहीं जाएंगे, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, SW होती है विद इन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स, और SB जो होती है वो बिटवीन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स।
तो हमेशा अपन क्या चाहते हैं कि जो अगर मैं इसको डायमेंशन रिड्यूस करूँ तो विद इन क्लास मेरा जो है वेरिएंस कम होना चाहिए, डेटा में कोवेरिएंस कम होना चाहिए। तो ये बेसिकली दो क्लास का कोवेरिएंस ही जुड़ के बनती है। एस बी होती है बिटवीन क्लास, ये एक्चुअल में डिस्टेंस को शो करती है, दो क्लास के बीच के डिस्टेंस। और अपन चाहते हैं कि अगर मेरे को एक प्लेन पे जिसके ऊपर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा डायमेंशनल रिड्यूस करने के बाद में, तो वहाँ पे दो क्लास के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये कुछ डिस्टेंस से रिलेटेड टर्म मैट्रिक्स होती है। अब जब इसको अपन सोल्व करते हैं ना, तो इसमें जो ये आता है एस डब्ल्यू इनवर्स एस बी यू स्टार इक्वल टू लेमडा यू, ऐसे कुछ आता है। तो और इसके अंदर ऐसा ऑप्शन भी था एक जो इससे रिलेटेड था, तो अपन उसको आउटपुट दे देंगे। ओके, हाँ इसमें कुछ ऐसा ही था। एक सेकंड मुझे मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ये इसका डेरिवेशन का आंसर आता है, एक बार मैं और वेरीफाई कर लेता हूँ, 1 सेकंड। ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, उनको केकेटी कंडीशन बोलते हैं ऐसे। इस केस में उन ये मतलब कंस्ट्रेंट होते हैं, उनको जब अपन ऑप्टिमाइज़ करते हैं पूरी डेरिवेशन है इसकी, तो अपना पास ये आउटपुट आता है। एस डब्ल्यू एस बी यहाँ पे विद इन क्लास और बिटवीन क्लास की स्केटर मैट्रिक्स होती हैं। विद इन क्लास मतलब ये कुछ कोवेरियंस मैट्रिक्स से रिलेटेड जो एक तरह का वेरियंस शो करती है क्लास का। और बिटवीन क्लास तो एक डिस्टेंस से रिलेटेड मैट्रिक है, जो एवरेज जो डिस्टेंस होती है सेंट्रोइड की डिस्टेंस है उससे रिलेटेड मैट्रिक्स आती है दो क्लास के बीच की। तो ये है बिटवीन क्लास मैट्रिक्स। अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। फॉर के मीन्स क्लस्टरिंग वेयर के इक्वल टू 3 इफ बोथ 1 1 एंड -1, 1 आर इन सेम क्लस्टर अज्यूमिंग इक्विलिडियन डिस्टेंस थस विच पॉइंट इज श्योरली इन सेम क्लस्टर। देखो यहाँ पे इसका तो कोई मतलब नहीं है कितने, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्लस्टर बताता है। इसमें ये बात देखो, इक्विलिडियन डिस्टेंस क्या होते हैं। इक्विलिडियन डिस्टेंस होती है कि जैसे दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, तो इक्विलिडियन डिस्टेंस अपन सीधे ये वाला डिस्टेंस बोल देंगे कि रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जो अपन इवेलुएट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट है, इससे इक्विलिडियन डिस्टेंस किसी के निकालना है तो डायरेक्ट ये वाला डिस्टेंस हो गई। तो जो क्लस्टर अपने के मीन्स क्लस्टरिंग में जो क्लस्टरिंग करते हैं उसके अंदर एक्चुअल में इसमें स्फेरिकल शेप के क्लस्टर बनते हैं। पर ये 2D दे रखा है अपने को, 2D प्लेन, तो इसमें स्फेरिकल तो बनेगा नहीं, यहाँ बनेंगे सर्कल। तो ये एक बात देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे ये है 1,1 और यहाँ पे है -1,1, ठीक है। अगर मेरा एक क्लस्टर है जिसके अंदर ये दोनों पॉइंट है, ये कह रहा है ये दोनों पॉइंट हैं, तो कौन सा एक पॉइंट है जो शोर शॉर्ट उसमें होगा ही होगा। तो अगर ये दो पॉइंट है मेरे -1,1, 1,1, तो ये उस क्लस्टर के पार्ट है, मतलब वो सर्किल के पार्ट है। अगर ये दोनों पॉइंट किसी सर्किल के पार्ट हैं तो ये एक बात पक्की है कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा ना वो मेरा सर्किल का पार्ट होगा, क्योंकि तुम कैसे भी सर्किल बनाओ इस ये लाइन के हर पॉइंट आएगा उसके अंदर, कैसे भी सर्किल बनाओ। तो जब तुम ये देखोगे ना ये वाला पॉइंट 0,1 वो कहाँ पे, यहाँ पे है, इसी लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ये भी क्लस्टर में पक्का आएगा, ये तो पक्का आएगा क्लस्टर में, बाकी का अपने को नहीं पता। तो ये अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे अपने पास। बाकी क्वेश्चन अगर नेक्स्ट आते हैं तो उसका भी अपन सॉल्यूशन करेंगे।